नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। आज मैं आपके लिए यूपीएससी ईपीएफओ एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर से जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रारंभिक खर्च किसका उदाहरण है? तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। प्रारंभिक खर्च होता क्या है? तो ये अगर बोला जाए तो ये अस्थगित राजस्व व्यय होता है, ठीक है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो हम लोग कोई कंपनी शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले जो भी व्यय किया जाता है, ठीक। और ये भी हम बोल सकते हैं कि इसका आगे कोई लाभ मिलेगा जाके, ठीक। तो ये जो होता है ये प्रारंभिक खर्च होता है। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं कि कंपनी पंजीकरण की फीस, या बोल सकते हो कंपनी रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अस्थगित राजस्व व्यय। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अस्थगित व्यय होता है राजस्व व्यय, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास किसका उदाहरण है? तो अगर हम कहें कि स्थायी परिसंपत्तियों की बात करते हैं, है क्या? स्थायी परिसंपत्तियों को इस्तेमाल करने से उसके मूल्य में जो कमी हो जाती है उसे जो है ह्रास कहते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। और ह्रास जो है प्रत्येक वर्ष लगाया जाता है, इसी कारण इसको जो है इसे राजस्व या खर्च भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे भी रखा है 4th नंबर पे कि राजस्व व्यय और खर्च। तो इसका जो सही एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखाकरण के संदर्भ में पद IFRS किसका प्रतीक है? यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो इसका बहुत इजी है। क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ठीक। तो ए पे टिक कर लेंगे हम लोग। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हैं, बोल सकते हैं कि ये प्रीवियस ईयर भी है और रिपीट भी हुए हैं, केवल पिछले साल ही नहीं आए हैं, ये पहले भी आ चुके क्वेश्चन इसमें से एक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आय और व्यय लेखा क्या होता है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस क्या हैं? रियल अमाउंट मतलब संपत्ति लेखा, वैयक्तिक लेखा, आय व्यय लेखा या पूंजीगत लेखा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है, आय व्यय लेखा। आय व्यय लेखा होता क्या है? या एक प्रकार का आय व्यय लेखा प्रकृति का होता है, ठीक। जो गैर व्यवसायिक संस्थान का लाभ हानि दर्शाता है। हम बोल सकते हैं कि जो आय व्यय होता है तो ये लाभ हानि के बारे में हमें बताता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न, वसीयतें साधारणतया क्या होती हैं? अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वसीयतें क्या होती हैं। वसीयतें जो सामान्यतः एक प्रकार की संपत्ति होती हैं, सिंपल सा याद रखिए, क्या होती हैं? एक प्रकार की संपत्ति होती है जिसका पूंजीकृत किया जाता है। पूंजीकृत का मतलब कैपिटलाइज, ठीक, कैपिटलाइज्ड किया जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रेषण पर असामान्य हानि किस लेखे या लेखा में क्रेडिट की जाती है? ठीक, प्रेषण या परेषण का मतलब होता है भेजे हुए माल, ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। मतलब प्रेषण पर असामान्य हानि किस लेखे में क्रेडिट की जाती है? वो है प्रेषण लेखा में, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जब संयुक्त उद्यम के लिए वस्तुएं खरीदी जाती हैं तब राशि किस लेखे में नामे की जाती हैं? तो इनके ऑप्शन,
क्रय लेखा, संयुक्त उद्यम लेखा, या जोखिमी पूंजीगत लेखा, या लाभ हानि लेखा। क्वेश्चन क्या था आपका, जब संयुक्त उद्यम के लिए वस्तुएं खरीदी जाती हैं तो किससे संबंधित होगा, संयुक्त उद्यम लेखा से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आपको दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। और क्वेश्चन है कि सकल लाभ की दर से बेची गई वस्तु की लागत पर 25% बिक्री 25% है और बिक्री कितनी है, 20 लाख रुपए है। ठीक है, अब आपको बताना है कि सकल लाभ की राशि जो है इनमें से कितनी है। देखो मैं इसको भी सॉल्व करना भी बताता हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें जो है सकल लाभ की गणना करना है, बिक्री कितनी है, वो बिक्री या विक्रय बोल सकते हैं, वो कितना है आपका 20 लाख रुपए दिया गया है। तो लागत का फॉर्मूला लगाएंगे पहले तो, क्योंकि सकल लाभ अगर निकालना है तो सकल लाभ का फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य माइनस लागत। तो हम लोगों ने क्या किया, लागत का फॉर्मूला लगाया पहले, बिक्री है आपकी 20 लाख, बिक्री के प्लेस पे क्या कर दिया हम लोगों ने 20 लाख रुपए रख दिया, और इंटू 100 अपॉन दर वृद्धि। दर वृद्धि कितनी हो रही है क्वेश्चन में देखिए 25। वृद्धि देखिए कितनी है, सकल लाभ की दर वृद्धि बेची गई वस्तु की लागत पर 25%। अब वापस आंसर पे आते हैं। ठीक है, अप्लाई करेंगे, लागत क्या हो जाएगा, बिक्री के प्लेस पे रखा 20 लाख इंटू 100 अपॉन 125। जब भी वृद्धि होती है तो 100 में प्लस कर दिया जाता है, जितनी वृद्धि होती है जितने परसेंट, तो 100 + 25 तो 125। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 125 को 5 से, 100 को 4 से, 25 के टेबल से कट कर दिया हम लोगों ने, और 5 से 24 सार ऊपर आ गया 40,000। 40,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, सॉरी 40,000 नहीं 4 लाख, 1 0 कम लग गया इसमें, तो आप जो है इसको लगा लीजिएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 16 लाख। अब सकल लाभ का जो है फॉर्मूला लगा देंगे, तो विक्रय माइनस लागत क्या हो जाएगा, 20 लाख माइनस 16 लाख, कितना आ गया 4 लाख। यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपके देखिए आपके ऑप्शन में दिया हुआ है कौन से नंबर पे, देख लेते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी पर दे रखा है आपका, ये रहा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ऋणी प्रणाली के अंतर्गत शाखा लेखा है। मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है ये ईपीएफओ एग्जाम में पिछली बार आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ईपीएफओ एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप जो इन्हें ध्यान से पढ़िए, इसी बेस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को दोबारा। ऋणी प्रणाली के अंतर्गत शाखा लेखा है, क्या है शाखा लेखा ये आपको बताना है। क्या होता है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, आय व्यय लेखा। इसका जो सही आंसर अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, वो इसका जो सही आंसर है वो सी है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसके इंटरनल मतलब इसके अंतर्गत ऋणी प्रणाली के अंतर्गत जो है खाता लेखा, आय व्यय, ये जो होता है लेखा प्रकृति का होता है, और इसमें हम कह सकते हैं कि सभी खर्चे तथा आय को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और ये भी हम कह सकते हैं कि लाभ हानि भी प्रदर्शित होता है इससे। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति की लागत विभिन्न विभागों में किसके अनुसार प्रभाजित की जाती है। तो किसके अनुसार प्रभाजित की जाती है, अश्वशक्ति बोलिए या हॉर्स पावर बोलिए, तो उसको जब हम लोग घंटे से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये उसका समझिए आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के प्रपत्र निर्धारित किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और इसके बारे में भी मैं बता दूं कि कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि
किस कंपनी अधिनियम के तहत जो है वित्तीय विवरण जो है प्रपत्र निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या बताएंगे? कंपनी अधिनियम 2013 अनुसूची 3 के तहत निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, साझेदारी करार में कोई प्रावधान न होने की स्थिति में साझेदारों द्वारा लाभ और हानियां बांटी जाती हैं। तो देखिए, मैं बता दूं कि ये किस अधिनियम के तहत है। पहले तो ये जो है साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार है। उसमें भी ये कहा गया है कि साझेदारी संलेख में साझेदारों के लाभ हानि के वितरण के बारे में कुछ नहीं उल्लेखित है, तो अगर कुछ ना दिया हो उसके बारे में, तो उस दिशा में लाभ हानि का जो बंटवारा होता है वो साझेदारों के बीच में बराबर बराबर किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? बराबर बराबर, बी, इक्वली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट भी करिए और शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।